जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट तेजी से कमेंट करके बता दें सारे बच्चे सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है गवर्नर जनरल और वायसराय। अब देखो, गवर्नर जनरल वायसराय ये टॉपिक क्या होते हैं, क्या आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको इस टॉपिक में क्या मुद्दे होते हैं, फैक्चुअल डेटा होते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा डेप्थ में कुछ समझाया जाए। तो ये फैक्ट होते हैं बेसिकली, मतलब इसको आपको याद ही करना होता है। और याद का मतलब हो गया रिलेशन बना के। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं किया, फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि ऐसे डेटा होते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, फिर बिखरा हुआ सब है कि गवर्नर जनरल जब आया कोई व्यक्ति तो उसके समय क्या हुआ। जैसे भारत के प्रधानमंत्री के लिए लीजिए, तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो उनके समय में क्या क्या हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके समय क्या क्या हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी थी तो उनके समय क्या क्या हुआ। ठीक, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, इनके समय क्या क्या हो रहा है। और मनमोहन सिंह थे, उनके समय क्या क्या हो रहा है। तो बिल्कुल वही चीजें गवर्नर जनरल वायसराय में होता है कि गवर्नर जनरल के समय क्या क्या बातें हुई थी। ठीक, तो क्या क्या बातें हुई थी तो उसी की बात जो है हम लोग करते हैं। ठीक, कि उस समय गवर्नर जनरल जो भारत के लोग थे उस समय क्या क्या बातें हुई थी। सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिए। तो हम लोग इसमें वो गवर्नर जनरल पढ़ेंगे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आते हैं। मिल जाएगा सारा, आपको रटो जितना अच्छा करे उतना याद करो, जो काम किया वो मिल जाएगा। हाँ, जय हिंद सभी को, जय हिंद प्यारे बच्चों। बीके शर्मा जी सभी को जय हिंद। हाँ बिल्कुल कुंती बेटा। तो शुरू करते हैं फटाफट तेजी से क्लास को। तो देखिए, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ठीक, दो पोस्ट होती है गवर्नर जनरल एंड वायसराय। एवं वायसराय, ध्यान रखिएगा आप लोग साथ साथ नोट्स मत बनाइएगा क्योंकि नोट्स नहीं बना पाओगे। ठीक है, हाँ हाँ। क्लास आज से ज्वाइन किया, क्लास हिस्ट्री की खत्म होने वाली है बेटा। ठीक, अब तो क्लास खत्म होने वाली है हिस्ट्री की। तो मेरे हिसाब से कुछ ही क्लास बची है, हम लोग तो आखिरी मोमेंट में चल रहे हैं। गवर्नर जनरल वायसराय, दो बातें अगर हम कर लेते हैं तो इसमें दो लोगों का रूल होता है। एक होता है क्या, एक होता है रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग खूब अच्छे से देखिए, जो भी आपके क्लासेस हो चुके हैं उन सबका रिकॉर्डिंग अच्छे से देखिए, मन लगा के मेहनत कीजिए। ठीक, हाँ, कंटेम्प्रोरी पर पूछा जाता है कि भाई कौन उसके समकालीन था। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा रूल हो गया क्या, रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये दो समय के समय रूल होगा। ठीक है, मतलब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश क्राउन का शासन। इस समय कौन कौन सा शासन होगा, कब से कब लेकर के, तो 1765 से स्टार्ट होगा, कब तक, 1858 तक। और ये 1858 से लेकर के चलेगा 1947 तक। ठीक है, अब यहां पर कौन होगा, तो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, पोस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होगी, पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर। और कौन सी पोस्ट होगी, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और कौन सी पोस्ट होगी,
पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और यहां पर कौन सी पोस्ट होगी, तो वायसराय। कौन सा पद होगा, वायसराय। तो दो फेज में हम लोग पढ़ेंगे, तो दो फेज में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला होगा रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला रूल होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। चलिए, तो कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा क्या होगा, रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो दो क्राउन होगा। तो एक तो होगा 1765 से यानी कौन, बक्सर की लड़ाई के बाद से लेकर 1858 तक। तो इस दौरान गवर्नर ऑफ बंगाल होंगे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इधर हो जाएगा क्या, वायसराय हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें। तो आज आप लोग साथ नोट्स करने का प्रयास ना करिएगा, क्योंकि आज पूरी क्लास आपकी उससे चलेगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, तो गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम जो 1757 से स्टार्ट हो जाता है 1772 तक। कुल मिलाकर के यहाँ पर फोर्ट विलियम, इसको 65 की जगह यहाँ 1757 भी कर सकते हो, प्लासी के युद्ध के बाद। तो फोर्ट विलियम का गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव था। रोजर ड्रेक बनता है, फिर रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है, ठीक। हॉलवेल, हेनरी वेंसिटार्ड। तो इनको अगर नहीं याद करोगे तब भी आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। और बातें कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव। इसके समय ड्यूल गवर्नमेंट होता है बंगाल में। क्लाइव ने व्यक्तिगत उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया। इलाहाबाद मुंगेर के समय श्वेत विद्रोह होता है इन्हीं के समय, और बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। इसमें आपका जो काम है बस वही स्टार कर देना, उसी को पढ़ना, बाकी छोड़ देना। जो स्टार कर दे रहा हूं बस उसी को पढ़ना है। तो फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सभी के लिए है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये जो स्टार कर रहा हूं इसको याद करना, बाकी छोड़ देना। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, बस। बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो मर्जी आपकी है, ठीक है। क्योंकि गवर्नर जनरल बंगाल में इतने ज्यादा है कि अगर एक एक टॉपिक पढ़ाने लगे तो 10 से 15 दिन लग जाएंगे। ये हो जाएगा आपका, यहां तक की बातें। आगे आ जाते हैं भाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पॉलिटी में एक एक्ट आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। 1772 में बनता है बंगाल का गवर्नर, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। कौन बनेगा, वॉरेन हेस्टिंग, यहां पर दिख रहा होगा। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इसके बाद क्लेवरिंग फ्रांसिस मॉनसन इसके कारकार्डी में थे, तो उसको छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, पॉलिटी में भी मिलेगा आपको, वही चीज आपको यहां पर आपको समझा दे रहे। ड्यूल सिस्टम की बात कर ले, ड्यूल सिस्टम नहीं, गवर्नर जनरल नहीं आपके पॉलिटी में, रेगुलेटिंग एक्ट आपके पॉलिटी में है। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट आपके पॉलिटी में। कुछ गवर्नर जनरल सर भी चर्चा करते होंगे, तो ये वाली बातें आ जाती। प्रशासन की दोहरी व्यवस्था 1767 से 72 तक समाप्त कर दिया गया। हाईएस्ट बिड लगाने वाले को जो भी होता था उसे बोली वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। बेसिकली ये जो नोट है आपका यूपीएससी का नोट है, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर आईएएस का नोट है। तो ये मैं आपको दे दे रहा हूं, आराम से सारे बच्चे पढ़ोगे, टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन जो स्टार बना दे रहा हूं जिसपे, उसको आपको याद करना है। भारतीय शिक्षा के संरक्षक और साहित्य रुचि सब में जो है किसकी इच्छा थी, तो इन सब में इच्छा रहती थी किस व्यक्ति की, तो वॉरेन हेस्टिंग की, सभी में इच्छा रहती थी। उदाहरण के लिए उन्होंने, चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था, चार्ल्स विल्किंसन की मदद से। किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था। और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाते हैं, कहां पर, तो कलकत्ता में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बनाते, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ये चार चीजें आपकी हो जाती हैं। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 72 में,
और 1782 में एक संधि होता है सालबाई की संधि, और ये खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट हो जाता, ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं। फर्स्ट मराठा वार 75 से 82, ट्रीटी ऑफ सालबाई से खत्म हो जाता है। एंग्लो मैसूर रोल, हैदर अली पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा देंगे, साउथ इंडिया शुरू होगा तो उसके बारे में बताएंगे आप, मैसूर युद्ध के बारे में। जॉन मैकफर्सन आता है, उतना काम का है नहीं, छोड़ दो, ध्यान रखना है, एलिमिनेट बहुत करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस, थर्ड मैसूर वॉर, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और इसी के समय आएगा कौन सा कोड, कॉर्नवालिस कोड आएगा। कॉर्नवालिस कोड होगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, जो आप पढ़ चुके हो, संस्कृत महाविद्यालय, सिविल सेवाओं का परिचय कहा जाता है इसे, मतलब फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं इसी को, क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। कौन हो जाएगा, कॉर्नवालिस। हाँ, बस जस्ट ये खत्म होगा, उसके बाद मराठा ही आपका आएगा। सोशल रिफॉर्म हो गया, ये खत्म होगा, उसके बाद मराठा वाला पोर्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो सारी की सारी बातें आपकी नजर आ जाएंगी। और बातें कर लेते हैं, जो वही चीज आपको देखा, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, संस्कृत कॉलेज, बंगाल, कॉर्नवालिस कोड, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये सारा का सारा इसके समा जाता है। जॉन शोर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ दीजिए। एडवर्ड क्लार्क महत्वपूर्ण नहीं, इन्हें भी अड़ा दीजिए। लॉर्ड विलेजली, ये आपका अगला इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने आपको 1857 के रिवोल्ट में बताया था कि सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, मैंने आपको समझाई थी। ठीक, दोनों लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपकी इच्छा करे वो रीड कर लो यार। इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम टू अचीव ब्रिटिश प्रोविंशियल कप, तो 1798 में, 1798 ब्रिटिश सर्वोच्चता के लिए ये संधि आता है, और इसमें पहला राज्य जिसे इसका भाग बना जाता है 1798 में हैदराबाद। देन मैसूर आता है 1799, तंजौर 1799, अवध 1801। तो तमाम सारे हैं जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस लागू किया था। अब वो भी करा देंगे, सौरभ क्यों परेशान हो, जो बचेगा सब करा देंगे। नहीं, जो अंडरलाइन नहीं करते, जो इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, वो आपके लिए काम का है, ऐसे स्टार बना देंगे, चिंता ना करें, वो आपको याद करना, बाकी मर्जी आपकी है, पूरा लिखो तो पूरी आपकी इच्छा है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तो आपको बताया था टीपू सुल्तान में, या नहीं बताया तो बता देंगे। ठीक, और बात कर लेते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 में। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में सिंधिया, भोसले, होलकर, ये तीनों की हार हो जाएगी, और 1802 में बसीन की संधि होगी। ये खुद को बंगाल का टाइगर कहता था, क्या कहता था, टाइगर ऑफ बंगाल, बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध था। कौन आपका, वेलेस्ली, कहता बंगाल का टाइगर, अपने आपको क्या कहता, बंगाल का टाइगर, नहीं कौन सा टाइगर कहता है, बंगाल टाइगर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, इसको नहीं दिखना है। और बात कर लेते हैं जॉर्ज बार्लो। बार्लो के समय एक घटना लिख लेना, वेल्लोर विद्रोह, बस बाकी छोड़ दो। लॉर्ड मिंटो, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह के साथ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इन्हें भी उड़ा दो। लॉर्ड हेस्टिंग, असली नाम अर्ल ऑफ मोइरास कहलाता है। नेपाल की संधि, सुगौली की संधि, ये एक बार पूछा गया किसी एग्जाम में, शायद पीसीएस में था, कि सुगौली की संधि किससे किससे हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 1816 में, क्योंकि एंग्लो नेपाल वार, मतलब आंग्ल और नेपालियों के बीच युद्ध, जो गोरखा के बीच 1814 से 1816 में एक संधि होती है, सुगौली की संधि। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए। अगला जाते एमहर्स्ट। एमहर्स्ट के बारे में भी कुछ खास नहीं है, यांडबू की संधि इनके समय होती है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन,
अब इधर सारे लगभग आपके इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, मतलब वेंटिक के बाद मोस्टली आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाँ, तो यहां मजा नहीं आएगा, यहां पर चूंकि आप क्या पढ़ रहे हो ध्यान से समझो, गवर्नर जनरल वायसराय है, तो गवर्नर जनरल वायसराय है तो इसको आपको याद ही करना है, जो घटना हमने आपको बता दिया उसी से रिलेट कर लेना, और इसमें कोई थियरी नहीं है, कोई इनकी कहानी नहीं है कि जब ये आते इनके समय क्या क्या होता है। जैसे माना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को सबसे प्रबुद्ध और उदार गवर्नर जनरल, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं बहुत सारी चीजें। भारत के सबसे प्रबुद्ध और उदार जो गवर्नर जनरल माने जाते हैं, जो भारत के लिए अच्छा काम करते हैं, वो पर्सन कौन थे? विलियम बेंटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट माना हूं, मतलब इनमें अधिकांश चीजें काम की है। इन्हें कहा जाता आधुनिक शिक्षा का पिता, मतलब भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का पिता, यानी नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इसे कहा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहते हैं। कैंडविस का मतलब वही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन माने जाते हैं। इनको ध्यान से समझो सभी लोग, भारत के सबसे उदार गवर्नर जनरल माने जाते हैं, ठीक, और भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो 1833 के चार्टर एक्ट से बनते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें यह था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। हाँ, पूरा आईएएस के नोट्स हैं, तो उसी को हमने आपको दे दिया, इसीलिए फिल्टर कर दे रहा हूं। आईएएस के नोट्स है इसीलिए हम आपको फिल्टर कर दे रहे हैं कि आपको फिल्टर करके आपको याद करना है, क्योंकि आईएएस के नोट्स है, मैं बहुत ज्यादा काटपीट नहीं करना चाहता। मैं कहता ले जाओ बच्चे पढ़ लें आराम से मौज करके। भारत के पहले गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन कितनी बार पूछा गया भाई? अनगिनत बार। और सती प्रथा का उन्मूलन किसके मदद से हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन अगर कहोगे तो किस व्यक्ति ने कराया था? सती प्रथा आपका किसने कराया, खत्म कराया था? बैन फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक, प्रतिबंधित कन्या भ्रूण हत्या 1829 में, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या। आर्ट एंड कल्चर आपका साथ साथ चल रहा था बेटा, मुगल जो बिल्डिंग बनवाए सारा करवा दिया, वही तो आर्ट एंड कल्चर है। आपको सारे सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कैसे बनता है और सारी चीजें कैसे बनती है वो सारा लगभग करवा दिया, जो मोस्ट आपके जरूरत है, जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपके एग्जाम में आता है उसको करवा देते हैं, ठीक। चलिए और बताइए, और कोई समस्या? अब आते हैं ठगों का दमन। देखो विलियम, जैसे अभी कुतुब मीनार किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, क्या कारण था, कितने फ्लोर है, सब करवा दिया है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया है, ठीक, ये सारा पॉइंट धीरे धीरे करके। एलोरा आपका हमने डिफेंस वाले चैनल पे ही करवाया है, डिफेंस खान ग्लोब पे एलोरा करवा दिया है। जितना है बेटा मेरी तरफ से जितना संभव है वो सारा दे सकते हैं आपको। ठीक, न्यू है तो आप शुरू से स्टार्ट करिए। अगर आज आप न्यू हैं, पहला एडमिशन आज आपका हुआ, तो शुरू से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद किसी के मन में कोई सवाल होगा तो बाद में पूछ लेगा। कैप्टन सलीमन ने ठगी प्रथा का दमन किया। ठग कहां पाए जाते थे? ठग जानते हो ना, एक मूवी आपने देखा हो, ठग ऑफ हिंदुस्तान। ठग जानते हो? मध्य प्रदेश में पाया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ठग हुआ करते थे, एमपी एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठग हुआ करते थे। और 1833 में विलियम सलीमन को सैन्य नेतृत्व दिया गया कि इन ठगों का पूरा क्लीन अप करो, और कहा जाता है इन ठगों को खूब लंबी लंबी सजा दी गई और कहानी खत्म कर दिया गया, ठीक। और बात कर लें, कुशासन की दलील पर मैसूर को कुशासन का आरोप लगा करके शामिल कर लिया गया, ठीक, कुशासन का आरोप लगा करके मैसूर को शामिल कर लिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट बताया दिया। शिक्षा पर मैकाले का विचार आता है। उन्होंने उच्च न्यायालय की भाषा फारसी के बजाय अंग्रेजी बना दिया। पहले मुगलों की लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन लैंग्वेज थी मुगलों की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब उच्च न्यायालय में पर्शियन नहीं जाएगा, बल्कि क्या रहेगा? तो ब्रिटिश लैंग्वेज रहेगा। उन्होंने कहा पर्शियन लैंग्वेज एंड कीजिए,
और हाई कोर्ट की लैंग्वेज को वेस्टर्न स्टाइल का पूरी तरह से कहते हैं, इंग्लिश को बनाइए। और भारतीयों के लिए पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं ये। तो फिर से समझ लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का दमन करते हैं, ठगी प्रथा का अंत करते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। दूसरा पॉइंट है कौन सा 1833 का एक्ट आता है, मैकाले का शिक्षा इन्हीं के समय आता है। ठीक, ये सारी की सारी बातें, चार्टर एक्ट इन्हीं के समय आएगा 1833 का। और कुशासन पर मैसूर को शामिल कर लिया जाता है इनके द्वारा। कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगता है। तो ये तमाम सारे काम करते कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इतनी सारी बातें देखने के बाद क्या ये उदार माने जाते हैं कि नहीं, बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कि नहीं है, जल्दी बताएं, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कि नहीं है? इसीलिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चार्ल्स मैटकाफ, मैटकाफ के टाइम पीरियड की अगर बात कर लेते हैं 34 से 36 तक। बस इन्होंने एक काम किया था जो अक्सर पूछा जाता है, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस को प्रतिबंध करने वाले मुक्तिदाता कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, ये क्या करते हैं, फ्री, जो प्रेस होता है उसे फ्री करते हैं। ठीक, फ्री टू इंडियन प्रेस, जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं तो इसीलिए इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रों का मुक्तिदाता। इसे कहा जाता है मैटकॉफ को। और बात कर लेते हैं ऑकलैंड, पहला अफगान युद्ध हुआ इनके समय, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। एलनबरो, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इनके समय एक ही चीज बढ़िया होती कि दास प्रथा का उन्मूलन भारत में प्रॉपर वे में हो जाता है। लेकिन इन्हीं के समय ग्वालियर, सिंध, ये सब मिला लिया जाता है, जितना भी क्षेत्र था सब कुछ। और उसके बाद में आता है लॉर्ड हार्डिंग, प्रथम सिख युद्ध होता है 1845 से 46 में। और लाहौर की संधि होती है, और लाहौर की संधि के तहत भारत में सिख साम्राज्य का अंत हो जाता है, सिख संप्रभुता का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, एंड ऑफ सिख सोवर्निटी इन इंडिया। तो लाहौर की संधि होती है 1846 में, भारत में सिख संप्रभुता का अंत हो जाता है, एंड ऑफ सिख सोवर्निटी। ठीक, हार्डिंग ने 9 मार्च 1846 को, हार्डिंग ने 9 मार्च 1846 को महाराजा दिलीप सिंह के साथ एक संधि किया। कौन सा, लाहौर की संधि के साथ अभियान का समापन करते हैं। भारत में गोंड जो होते हैं, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि का निषेध करते हैं। गोंड जनजातियों में क्या होता है, कन्या का भ्रूण हत्या जो होता है, गोंड जनजाति पाई जाती है। और मानव नर बलि, ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे। दैट मीन्स क्या, इसी को मरीहा प्रथा कहते थे, मरीहा प्रथा। मतलब मनुष्यों को मार करके जिंदा टांग देते थे, मनुष्यों को मार करके क्या करते थे, जिंदा टांग देते थे, उसी को कहते थे मरीहा प्रथा। हाँ बिल्कुल सोनू, कुछ ब्रिटिशर्स अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, कुछ यस सर वेरी गुड बच्चे। तो उसी को कहते थे मरीहा प्रथा, मतलब उन्हें मारने के बाद उल्टा टांग दिया जाता था, उसी को कहते हैं दैट्स कॉल्ड मरीहा सिस्टम, मरीहा प्रथा। और ये प्रथा कहां पर, तो गोंडों में प्रचलित थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डलहौजी। ये पर्सन कहते हैं इसे पसंद करो ना करो, बेकार आदमी है, लेकिन ये मोस्ट, एक और मोस्ट लगा दे रहे, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर आपका हो जाता डलहौजी। बहुत बेकार आदमी था, लेकिन अब क्या करोगे, बेकार हो या अच्छा हो, एग्जाम इसे पसंद करता है। 1848 से 1846 तक की बातें कर लेते हैं इसके बारे में। हाँ, आदमी की, बिल्कुल सोहेल, आदमी की ही बलि दी जाती थी। ठीक, आदमी की ही बलि दी जाती थी। ठीक, हाँ, मार के जिंदा टांग देते थे, मार के जिंदा मतलब टांग देते थे फिर मारते थे, मार के फिर टांग देते थे, ऐसे ही। चलिए ये सब शब्द प्रयोग ना करें, मतलब बेकार आदमी था।
इसलिए जितने भी टाइटल थे, जितने भी पेंशन थे, सब खत्म कर दिया। जरा याद करो कुर्बानी। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 12 में सब जगह क्वेश्चन आएंगे बेटा, बेकार आदमी था। बेकार आदमी था, पूरा बेकार आदमी था, ऐसा कह लीजिए। गोंड एक जनजाति होती है बेटा, मध्य भारत में पाई जाती है। तो देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ टाइटल एंड पेंशन। शीर्ष और पेंशन का अंतर्गत उपाधियां। उपाधियां का मतलब जैसे क्या होता था, वो कहता था कि अब कोई बादशाह वत्सा नहीं होंगे, राजा महाराजा कोई नहीं होंगे, उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और उपाधियों की पेंशन कहता है कि नाना साहब का पेंशन बंद कर दो, नाना साहब का पेंशन बंद कर देता है। सेकंड एंग्लो सिख वार 1848 से 49 तक। पंजाब का विलय भी हो जाता है 1849 में। किसके समय? तो इसी के समय। मतलब ऐसे कर लीजिए, भारत के जितने भी अधिकांश राज्य थे उन सबको, किसी को प्यार से, किसी को दूसरे तरीके से, सबको हड़प लेता है डलहौजी, बेकार इंसान। देखो जैसे एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कैप्चर करता है सतारा को, जैतपुर को, संबलपुर को। सतारा 1848 में, जासा यानी जैतपुर, संबलपुर 49 में, बाऊ यानी बगात और उदयपुर 1852 में, झांसी, नागपुर, सबको व्यापकगत सिद्धांत। मैंने आपको बताया था व्यापकगत सिद्धांत क्या होता है। डलहौजी की हड़प नीति का सिद्धांत बताएं आप लोग, क्या होता डलहौजी की हड़प नीति का सिद्धांत। 1857 का कारण बताया था, बताओ इसमें क्या था। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सेकंड बर्मा वॉर, चार्टर एक्ट 1853 में आता है। और रेलवे की शुरुआत इसी के समय होती, 34 किलोमीटर बिटवीन, कहां से कहां तक, मुंबई टू थाने। कितने तारीख को? तो 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से थाने तक 1853 में 34 किलोमीटर तक। और 1853 का मतलब 16 अप्रैल 1853 में। इसी के समय पहली ट्रेन चलाई जाती है। हाँ, बताएं सारे बच्चे क्या होगा। सर मैं झांसी से हूं, वेरी गुड। तो मुंबई से थाने तक मतलब कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। मतलब इसमें जिसका खुद का कोई वारिस नहीं था, आंसर आ गया होगा। उत्तराधिकार का ना होना, ठाकुर कह रहे हैं रूल सही से ना होना, ना उत्तराधिकार खाली, यार सब फेल कर दोगे रोहित, इतना बढ़िया आंसर देके फिर मामला बीच में खराब कर दिए। बिजनेस रूल क्या होता है? बिजनेस नहीं होता है। सन्ना होकर साम्राज्य हड़प लेना, बिल्कुल कुंती, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर बच्चा। जैसा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा हड़प लिया जाएगा, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। सोनू, आनंद, बहुत बढ़िया। अखिल, वेरी गुड, बिल्कुल। ललित, बहुत बढ़िया। जिस राजा का कोई उत्तर साथ नहीं होता हड़प लेता, बिल्कुल बिल्कुल। सूरज, आनंद, वेरी गुड। अगर कोई अपना वारिस ना हो, अमित, दीप, प्रदीप, वेरी गुड। अंशुल, संदीप, नो सक्सेसर, वेरी गुड। सौरभ, हाँ सन राजा नहीं, मतलब सन राजा नहीं, मतलब दूसरा सन, एडॉप्टेड सन। हाँ बिल्कुल 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 सौरभ, बहुत बढ़िया बच्चे। जिनका कोई, सिंचन, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर, वेरी गुड, सभी का आंसर। मतलब ऐसे कह ले जिसका खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, बिल्कुल शिवांगी। अगर किसी प्रांत के पास राजकुमार नहीं है, हाँ ये भी कह सकते हो मोहम्मद दईम जी। ठीक, चलिए अब आते हैं, यहां तक की बातें करते हैं। तो सभी का क्लियर है आंसर, वेरी गुड बच्चों। आगरा से कलकत्ता तक क्या? टेलीग्राफ सर्विस। ठीक, कौन सी सर्विस? टेलीग्राफ सर्विस। कहां से कहां तक? आगरा टू कलकत्ता। कितने बच्चों से मैं सवाल जब पूछता हूं तो उल्टा वो मेरे से सवाल पूछ लेते हैं। बताओ, जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मेरे उत्तर दे दो भाई, तुम्हारे सवाल के आंसर तो मुझे चुटकी बजाते दे देते हैं। कहते ना थैनोस क्या करता था? चुटकी बजा के कहता था आधा दुनिया खत्म। तो हम आपके गुरु हैं, ठीक।
और आप हमारे चेला हैं, तो पहले चेला वाला फर्ज निभाइए, गुरु तो हमेशा निभाते हैं। मस्त रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, भूलना ही नहीं है। मस्त रहो यार, टेंशन मुक्त रहो। वो जहां से मर्जी वहां से पूछे, इतना डीप में आपको इतिहास पढ़ाया है, वो भारत का कोई भी सवाल लाए, ऐसा संभावना नहीं कि बन ना पाए। टेंशन मुक्त रहो। चलो, पोस्टल प्रणाली कब शुरू किया था? 1854 में। टेलीग्राफ 1853 में, और रेलवे भी 1853 में। कहां से कहां तक? कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन चलती है। सिविल सेवा में रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज बाय द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1853 में, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सिविल सेवा में भर्ती। वो डिस्पैच लाता 1854 का, इसी के समय। विधवाओं का पुनर्विवाह इसी के टाइम पे आता है। संथालों का विद्रोह इसी के समय में होता 1855-56 में। कहां पर? तो झारखंड में। झारखंड में कितने? तो 4 भाई थे जो विद्रोह करते हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, ये 4 भाई थे जो विद्रोह करते हैं। अवध को 1856 में मिलाया गया। ध्यान रखना, आपको मैंने पढ़ाया था 1857 का विद्रोह, इसमें कहा था अवध को कुशासन का आरोप लगाकर। कौन सा? कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन का आरोप लगाकर शामिल कर लिया गया। फाउंडेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना भी की गई थी। शिमला वाज मेड समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, शिमला को समर कैपिटल बनाया गया। शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ये तमाम सारी चीजें आती हैं, ठीक, तमाम सारी चीजें आती हैं जिसको आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, 1857 का विद्रोह होता है और महारानी विक्टोरिया का डिक्लेरेशन आता है। और डिक्लेरेशन के बाद आपको ध्यान रखना है, डिक्लेरेशन के बाद आ जाएगा आपका कौन सा? वायसराय। थोड़े समय के लिए गवर्नर जनरल बनेगा, फिर वायसराय का पद शुरू हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। जैसे लॉर्ड कैनिंग हो गए, लॉर्ड कैनिंग क्या बनते? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय। ठीक, चार्ल्स वुड डिस्पैच ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि भारत में 3 यूनिवर्सिटी बनेगी। वुड डिस्पैच ने कहा कि भारत में 3 यूनिवर्सिटी बनेगा, 3 विश्वविद्यालय। 1857 में उधर विद्रोह चल रहा था, इधर यूनिवर्सिटी बन रही। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? तो कलकत्ता में, और कहां पर? बॉम्बे में, और कहां पर? मद्रास में। तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में चाय और कॉफी की बागान शुरू की। इसके पहले अंग्रेज आए तो थे, चाय कॉफी अपने यहां से लेकर के आते थे, यहां नहीं पीते थे। अंग्रेजों ने कैनिंग के टाइम ही चाय और कॉफी के बागान स्टार्ट कर दिए। इसके पहले चाय कॉफी तो थी, वो लाते थे, लेकिन खेती नहीं कराते थे। तो उन्होंने कहा यार ये तो एरिया बिल्कुल चाय खेती के लायक है, तो चाय खेती के बागान की शुरुआत कराते हैं। कहां पर? तो यहां पर। यानी द ब्रिटिश स्टार्टेड टी एंड कॉफी प्लांटेशन कौन से समय में? कैनिंग के टाइम पे। रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके समय होगा? तो इसी के समय। हाँ, और बात कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी और पूरी तरह से पूरा पावर ट्रांसफर हो जाएगा किसको? तो क्राउन को। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है एवोल्यूशन, यानी एंड हो जाना। और किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। और पूरा पावर किसके पास आ जाएगा? इन्हीं के पास। और 1861 का एक्ट बनेगा और इसी को फर्स्ट वायसराय कहते हैं। कौन बनता है ये? ध्यान रखिएगा, इसी को लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब एक साथ अलग से ही लिख देंगे, फर्स्ट वायसराय।
फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा। एल्गिन महत्वपूर्ण नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेपियर महत्वपूर्ण नहीं। लॉरेंस महत्वपूर्ण नहीं। हालांकि इनके समय 3 न्यायालय बनता है, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 हाईकोर्ट एक साथ बनते हैं। ठीक। आंग्ल भूटान के द्वार युद्ध होता है, द्वार युद्ध कहते हैं तो छोड़ ही दो। लॉर्ड मेयो ये भी महत्वपूर्ण आपके आगे है। इन्होंने कहा अजमेर में एक कॉलेज बनाया जाएगा, मेयो कॉलेज, और वो मेयो कॉलेज क्या होगा? यूरोपियन ओरिएंटेड कौन सा कॉलेज? तो मायो कॉलेज बनेगा। उन्होंने कहा जो यूरोप में जो पढ़ाई चल रही है वही पढ़ाई भारत में आ जाए, जो पढ़ाई यूरोप में चल रही वही पढ़ाई भारत में हो जाए, और इसके लिए मायो कॉलेज बनाया गया। कहां पर? अजमेर में, बिल्कुल ब्रिटेन की तरह। और इसमें जो भी दाखिला लेता मायो कॉलेज में, या तो किसी राजघराने से होता था, रजवाड़ों से होता था, मतलब रिच परिवार से होता था, अमीर लोग, गरीबों को नहीं, गरीबों की एंट्री नहीं होती थी यहां पर। ठीक। तो ये कह लीजिए, इस तरह की बातें अगर हम कर लेते हैं तो मायो कॉलेज। कृषि और वाणिज्य का व्यापार होता था, एग्रीकल्चर और कॉफी नहीं। चाय कॉफी पीते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पीते थे, लेकिन अंग्रेज खेती नहीं कराते थे, वो बागानी शुरू करवाते हैं प्रॉपर। ऐसा नहीं, मुगल शासक लोग चंगेज खाने सब पहले चाय पीते थे, तो दूसरा तरीके का चाय होता था। स्टेट रेलवे की स्टार्टिंग करते हैं ये कौन? तो इसी के द्वारा। केंद्र राज्य के बीच वित्त का बंटवारा, वित्त का वितरण, केंद्र राज्य के बीच क्या हो जाता है? वित्त का वितरण। ठीक है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसका समय हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड मायो के टाइम में ये दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाता है। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली जनगणना कब होती है? 1772 में। किसके समय? तो मायो के समय। एकमात्र गवर्नर जनरल, एकमात्र गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ने वायसराय कर दो यहां पे। एकमात्र वायसराय, एकमात्र वायसराय था लॉर्ड में, एकमात्र वायसराय था जो भारत में मारा गया। लॉर्ड में एकमात्र वायसराय था जो भारत में मारा गया। पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी ने उसकी क्या की थी? हत्या की थी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी की गई थी। एकमात्र वायसराय, एकमात्र वायसराय जो भारत में मारा गया। और पोर्ट ब्लेयर में किसने मारा था? शेर अली अफरीदी ने उसकी हत्या की थी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने? इसी ने किया था। जॉन स्ट्रेची ने, पियर छोड़ दे फालतू वाले। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तो ये भी काम के नहीं है, ये भी कोई काम के नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आ जाते हैं लॉर्ड लिटन, ये थोड़ा सा काम के ज्यादा है। लॉर्ड लिटन की अगर हम बात कर ले तो दक्षिण भारत में इन्हीं के समय अकाल पड़ा और कई लोग मारे गए, तो भी काम का नहीं है। इन्हीं के समय आता कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी क्या कहा गया था? काला अधिनियम कहा गया। यानी क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट किसके लिए? तो ब्लैक एक्ट फॉर प्रेस, यानी किसके लिए? तो पत्रकारिता के लिए, प्रेस के लिए। वैसे काला अधिनियम कहते हैं किसको? तो रोलैक्ट एक्ट को। लेकिन प्रेस के लिए काला अधिनियम, प्रेस के लिए काला अधिनियम कौन सा एक्ट आएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर सकता। इसमें प्रावधान था, प्रावधान था यदि कोई पत्रकार, यदि कोई समाचार पत्र देश विरोधी यानी ब्रिटिश विरोधी
यदि कोई समाचार पत्र ब्रिटिश विरोधी समाचार छापती तो उसका प्रेस जब्त कर लिया जाता है। तो उसका प्रेस क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। तो इसी को कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों के हथियार छीन लिए गए। ठीक, हाँ। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय आता है। सेकेंड अफगान वॉर इसी के समय रहता है। किसके समय? तो लॉर्ड लिटन के समय। महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि दी, भारत की महारानी की उपाधि, और दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। कैसरे हिंद की उपाधि महारानी। लॉर्ड रिपन, ये भी थोड़े अच्छे इंसान थे, थोड़े क्या ज्यादा ही अच्छे थे। बेंटिक, रिपन, ये सब कुछ अच्छे लोगों में से एक थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 18, ये खत्म कर देते हैं कि भाई इसे खत्म करिए, ठीक नहीं है, बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए। पहला फैक्ट्री एक्ट आता है जिसे मजदूरों के काम के घंटे तय किए गए। मजदूरों के काम के घंटे तय किए गए। मजदूरों के कार्य के घंटे तय किए गए। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है। बंगाल टीनेंसी एक्ट पारित हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था कि भारतीय और यूरोपीय जजों का समान अधिकार के विरोध में। जैसे इसको और समझिए, इल्बर्ट बिल विवाद में क्या था, जैसे देखिए कितने खतरनाक होते थे अंग्रेज, ध्यान से सुनना। इल्बर्ट बिल विवाद में अगर हम जस्ट चर्चा करें, इसमें क्या था, जैसे यूरोप वाले कहते, जैसे मान लीजिए भारत में कोई क्राइम करते, एक क्राइम है, मान लीजिए क्राइम है, एक कोई है, जैसे एक छोटा सा मर्डर हो गया, मान लीजिए एक पर्सन है काजू, राजू का नाम सुना सभी ने? तो किसी का राजू नाम होगा तो मेरा उद्देश्य उसकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि राजू का मर्डर कोई ब्रिटिश कर रहा है, यदि मान लीजिए, और यदि राजू का मर्डर कोई इंडियन कर रहा है, तो विचारधारा आती है, ठीक, कि राजू का मान लीजिए मार दिया, दो लोग, मान लीजिए कोई कहता है राजू को अंग्रेज ने मारा, कोई कहता है राजू को ब्रिटिश ने मारा। अगर अंग्रेज कोई राजू को मारेगा, जस्ट एक एग्जाम्पल लो, तो इसके केस की सुनवाई, जो इसका केस चलेगा, वो ब्रिटिश जज करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश जज। तो किसका मर्डर किसने किया है? तो ब्रिटिश ने। ध्यान से समझना, 100% तय वाला हिसाब बन रहा है। ये कानून था इल्बर्ट बिल। तो राजू को यदि कोई अंग्रेज मारता तो इसकी सुनवाई कौन करता? तो राजू, तो इसकी सुनवाई क्या करता? अंग्रेज जज करता। मान लीजिए राजू को कोई और मार दिया, काजू ही ले लो, भारतीय व्यक्ति कोई मार दिया, कोई इंडियन पर्सन मार दिया, तो इस केस की सुनवाई दो लोग कर सकते थे। एक तो ब्रिटिश भी कर सकते हैं और इंडियन भी कर सकते हैं। मतलब भारत के केस की सुनवाई हर कोई कर सकता है, और अंग्रेजों के केस की सुनवाई खाली अंग्रेजी जज कर सकता है और कोई नहीं। तो इल्बर्ट बिल विवाद में यह था कि सभी लोग, इल्बर्ट बिल विवाद में क्या था कि सभी लोग एक समान डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, सभी लोग, मतलब इसमें क्या था, इस केस की सुनवाई, इसमें क्या था कि चाहे क्राइम भारत वाला करे या अंग्रेज वाला करे, मतलब कोई अंग्रेज करे या भारतीय करे, इस केस की सुनवाई हर कोई कर सकता है। तो अंग्रेजी जज और भारतीय जज दोनों को बराबर समान अधिकार देने को लेकर के केस था कि दोनों लोग बराबर हैं। तो अंग्रेजी जज जितने भी थे वो सब इकट्ठा होकर विद्रोह करने लगते हैं कि ऐसे कैसे भाई, हम लोग सुपीरियर हैं, इंडिया वाले इन्फीरियर हैं। वो कहते हैं कि भाई हम लोग उच्च हैं और इंडिया वाले क्या है, निम्न है, इंडिया वालों को कुछ आता ही नहीं। जैसे उनका कहना यह था कि हम अंग्रेज सुपीरियर हैं और अंग्रेजों का केस केवल अंग्रेज। उसी विवाद को कहा गया इल्बर्ट बिल विवाद।
पहली बार भारत के जितने पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे ना, खास करके जो जज बन के बैठे थे, उन्हें यह बात फील हुआ कि अरे यार तो कानून व्यवस्था भी गड़बड़ कर रहे हैं, यहां भी अंग्रेजों का अलग नियम बनना, भारतीयों का अलग नियम। भारतीयों को फांसी चढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, ब्रिटिश को ब्रिटिश मारे तो भी ब्रिटिश ही केस जाएगा, अब ब्रिटिश को कोई इंडियन मारे तो वो केस ब्रिटेन के पास जाएगा, अंग्रेजी जज सुनेगा। ठीक, मतलब अंग्रेजों का कोई क्राइम है तो अंग्रेज जज देखेंगे उसको, और भारत वालों का तो दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह लिबर्टी बिल भी बात। और बात कर लेते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबसे महत्वपूर्ण केस जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा। दो तीन चीजें आपका क्लियर होना चाहिए इसमें, तीन पॉइंट आपका। शिक्षा पर हंटर आयोग, हंटर कमीशन बनता है एजुकेशन के लिए। ठीक, लॉर्ड डफरिन, डफरिन कौन था भाई? डफरिन, डफरिन के समय ध्यान रखिएगा 1884 में आता है, और बंगाल काश्तकारी अधिनियम और ये सब पारित कर लिया गया, और इस दौरान ये आया था खाली फिनेंसी एक्ट। बर्मा युद्ध शुरू हो गया, तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध शुरू हो जाता है 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन उतने काम के नहीं है, छोड़ दीजिए इनको। लॉर्ड एल्गिन, ये भी डूरंट कमीशन खैर उनके समय बनता है। अफगानिस्तान और भारत के दौरान जो सीमा खींची जाती नी के टाइम पे, ध्यान समझिएगा। इसके समय क्या होता है, रेंडे नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई। शराब के दौरान में अकाल खूब पड़ा था, उसे चापेकर, मतलब इसे रेंडे को चापेकर बंधुओं ने मारा था। यह पहला राजनीतिक मर्डर माना जाता है। रेंडे और एरस्ट दो अधिकारी थे, रेंडे और एरस्ट, दो नाम लिख लीजिए। दो अधिकारियों की हत्या चापेकर बंधुओं ने, और उनको मतलब ऐसे कह लीजिए इनको समझाया था मर्डर के लिए कौन? इनको समझाया था कौन मर्डर के लिए? बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी थे, ध्यान रखिएगा। तो इसे पहला पॉलिटिकल मर्डर कहा गया। इसके बाद आता भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, कर्जन की बात कर लेते हैं तो पुलिस आयोग की नियुक्ति करता है, विश्वविद्यालय आयोग आता है, बंगाल का विभाजन इसी के समय होता है। ये सारा चीजें किसके समय होता? तो किसके समय होगा? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। लॉर्ड मिंटो, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन ये सब चल रहा था इसी के समय, ये सब आंदोलन चल रहा था, सारा का सारा इसी के समय चल रहा था, पूरा का पूरा प्रॉपर में। ठीक, आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना उसी के समय। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के विभाजन को रद्द करते हैं, जो आपको बता चुका हूं। 1911 में दिल्ली दरबार और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को बधाई देने के लिए दिल्ली का दरबार लगाया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का बॉम्बे यात्रा, उनकी स्मृति में क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। 1915 में गोखले जी की डेथ हो जाती है, और 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसी के मन में कोई सवाल है तो पहले पूछ लीजिए, पूछ लीजिए कोई भी सवाल हो किसी के मन में। हाँ, पूछे। चापेकर ये लोग भाई बंधु थे। ठीक है, भाई बंधु थे। डाउट यहां पूछ लिया करो, डाउट में मत डाला करो, यही पूछ लिया करो। लास्ट के 10 मिनट डाउट जब रखते ही हैं तो फिर इधर उधर काहे लिखते हो, उससे क्या ही ज्यादा है। डायरेक्टली आपको जो पूछते हैं कि जो डाउट हो पूछ लो। डेली तो डाउट सेशन लेते हैं, कोई ऐसा दिन है जिसका डाउट ना बनाओ? हर दिन तो डाउट पूछते हैं आखिरी में, 10 मिनट आखिरी आपका डाउट का ही रहता है। हर दिन पूछते हैं कि आखिरी में 10 मिनट जो डाउट हो आप पूछ लीजिए। ठीक, अभी मैं हमारे एक साथी रहने दो, अलग बाद में करा देंगे।
अभी आके बहुत बाकी है। हाँ, आप लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे और सभी लोग अच्छा काम करते रहें और देश में शांति का माहौल हो। एलोरा की पीडीएफ चलिए डलवा देते हैं, हो सकता पढ़ गया हो, अगर नहीं पढ़ा तो उसको मैं डलवा देता हूं, ठीक है। आपके एप्लीकेशन पे ही डलवा देता हूं, उसको ले लेना, ठीक है। और बताओ, और कोई दिक्कत किसी को? हाँ, A4 साइज में, ये A4 साइज ही रहेगा, इसको आराम से ले लेना। आप A4 साइज क्या ही करोगे। रिवोल्यूशनरी ये साथ ही तो करते आए हम लोग, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सब तो पढ़े हो, साथ ही तो पढ़ते आ रहे हो हम। आई थिंक भगत सिंह वगैरह हो गए हैं ना। चलो मैं देख लेता हूं, नहीं हुआ होगा तो करा देंगे, और क्या। आप लोगों को भी ये अगली क्लास तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा कुछ नहीं रहा भाई, अब जो भी अब चीजें बच रही हैं वो आपका ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें आपकी खत्म हो चुकी हैं। ये जैसे गवर्नर जनरल खत्म हो गया, उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो गई। इसके बाद में जितना पढ़ोगे उस सब आपको रिवीजन में एक भी नहीं रखना है, बस एक्स्ट्रा ज्ञान लेकर के अपने पास रख लेना है, ठीक है। खिज्र खां राजा कैसे बन गया खिज्र खां राजा, दिल्ली सल्तनत वाला क्लास देखो, उसको पता हो जाएगा, ठीक है। ये तो बताया ही था, खिज्र खां अगला राजा बन जाता, 2 साल का गैप था, दिल्ली पर कब्जा कर लेता उसने। गांधी नीरा लगातार ही तो चल रहा, गांधी नीरा ही चल रहा। सर जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा हाँ वही लिखना, वही आपको बनाना है, ठीक है। हाँ टेंशन ना ले भाई, सब करवा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। हमने कहा ना कि जब तक आप लोग नहीं कहोगे हाँ गुरु जी अब खत्म हो गया, तब तक पढ़ाते रहेंगे। मस्त हो करके पढ़ो, बता देंगे, टेंशन ना ले, सब बता देंगे। इजमा कयास ये सब इस्लामिक कानून थे बेटा, कुरान हदीस इजमा कयास ये सब इस्लामिक कानून हुआ करते थे, जब कुछ नहीं मिलता था तो इसी से करते थे। बक्सर के बैटल में अवध और मुगल की अंग्रेजों को हराना चाहते थे और दोबारा अपनी सत्ता को एज इट इज बहाल करना चाहते थे, इसलिए जोड़ते हैं, ठीक। नहीं भाई, कल पूरा देश आजाद है तो कल आप भी आजाद रहे। कैसे कंप्लीट करें, 15 जनवरी को बैच लिया तो पूरा रिवाइज करो बेटा, अभी 1 महीने तक रिवाइज करो, पूरा स्ट्रेटजी बताया तो है यूट्यूब पे, पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि जो नए बच्चे हैं उन्हें क्या करना, पहले महीने डिस्कस करना सारा, इसीलिए डिस्कस कर दिया सारी स्ट्रेटजी। नहीं, नेशनल एंथम जॉर्ज पंचम के सम्मान में उसमें डिस्प्यूट रहता है, वो मैंने बता दिया था कि उस समय ही बात किया था 1911 में, जब कई लोगों का मानना है ऐसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, उनके सम्मान में लिखा गया था। जॉर्ज 5 नहीं लिखता, जॉर्ज 5 के लिए कह सकते हो क्योंकि उसमें तो भारत भाग्य विधाता वही बनते हैं, तो यही शब्द यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। चलिए अब मौज करिए, सभी के लगभग धीरे धीरे करके जितने डाउट्स थे लगभग सभी के क्लियर है, इधर उधर की फालतू बातें छोड़कर। हाँ पहले सब खत्म हो जाने दो, उसके बाद आप लोगों को फिर इंपॉर्टेंट बता देंगे, आखिरी क्लास जिस दिन होगी उस दिन भी आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, ठीक है। चलो अब मौज करो, लेकिन अभी सब पढ़ना है, अभी सब पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे एडवांस। जय हिंद, जय भारत, वंदे।